नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जिन भी लोगों ने यूपी 1 दरोगा के लिए अप्लाई किया है और अभी वो लोग कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था जब सिलेबस आया है 1 दरोगा का। तो उसमें मैंने 98.5% कट ऑफ बताई है, मतलब 98.5 परसेंटाइल जिनके आए हैं। इसमें थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गई है कि हो सकता है इसमें एक जो कट ऑफ है वो कोई क्लियरली अभी बता नहीं सकता है। उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये फॉर्म जो भरा गया था तो उसमें ग्रेजुएशन मांग रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट जो है ना वो उसमें साइंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना वो ऐसा मांग रहे हैं। तो कई सारे लोग हैं ना वो जो मतलब पीईटी जिन्होंने दिया था 2021 उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो 12th पास भी हैं और कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए होंगे। तो जो कट ऑफ है ना वो कितनी जाएगी ये कोई सही से तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, लेकिन मैं अपना जो आपको डाटा है वो मैं बता रहा हूँ। 701 वैकेंसी यहाँ पे हैं और इसका 30 गुना ये लोग बुलाएंगे। जैसा कि अभी पीईटी 2021 से जो पेपर हुए हैं उसमें इन्होंने 30 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया है। तो इसके हिसाब से ये हो गया 21,030, तो लगभग 21,000 अभ्यर्थियों को ये लोग बुलाएंगे। अब इसमें ये कट ऑफ 98 भी हो सकती है, मतलब परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, या इससे कम भी जा सकती है। डिपेंड करता है कितने लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अब ये तो कोई पता नहीं कर सकता कि किसने बीए भी किया है, किसने भी एससी किया है, या ग्रेजुएशन या हाई स्कूल वाले कितने थे। ये डेटा बाहर से तो मिल नहीं सकता है, तो ये बाद में पता चलेगा। इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे इसका सिलेबस जो है ना वो टॉपिक वाइज। तो 26 यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में। थोड़ा अजीब सिलेबस आया है, 26 टॉपिक दिए गए हैं। अब इस तरह का पेपर पहली बार होगा तो जो पेपर का लेवल है ना वो ज़्यादा टफ नहीं आएगा। और सभी के साथ वही प्रॉब्लम है कि इसमें क्या पढ़ें और पेपर किस तरह से आएगा। तो बस आपको ये बात समझनी है कि टू द टॉपिक आपको पढ़ना है। जो मतलब टॉपिक में दिया गया है उन पॉइंट्स में 26 में वही आपको पढ़ना है, इधर उधर का नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप यदि इधर उधर का पढ़ोगे तो जिन्होंने भी लेखपाल का पेपर दिया होगा उनको पता होगा कि जो ग्रामीण परिवेश है ना उसमें उन्होंने योजनाएं से रिलेटेड ज़्यादातर पॉइंट दिए थे कि यहाँ से आएगा, और वहाँ से मतलब योजनाओं से ही पूरे 25 क्वेश्चन आ गए। अब लोगों ने पता नहीं क्या क्या यूपी जी के और क्या क्या पढ़ा दिया था। तो इसी वजह से जो लेखपाल का पेपर है ना उसमें जो योजना वाला ग्रामीण परिवेश है ना उसमें अच्छे मार्क्स बहुत ही कम स्टूडेंट्स के आएंगे। तो ये हो गया आपका कि आपको भटकना नहीं है टॉपिक से। तो पहला जो टॉपिक दिया गया है राष्ट्रीय वन नीति, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जैसे ज़रूरत होगी उतना, मतलब कि कोई टॉपिक एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा, किसी में 2 वीडियो भी लग सकते हैं, और इस पर बेस्ड मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा। अभी इनमें जो टॉपिक दिए गए हैं ना वो ज़्यादातर सिविल सर्विसेज के लिए हिसाब से हैं। मतलब उसमें मटेरियल जो है ना वो थ्योरेटिकल टाइप का है ज़्यादातर, और उसमें कई सारे बीच में डेटा होगा वो आपको याद करना होगा। और जो मटेरियल है वो इंग्लिश में ज़्यादातर अवेलेबल है। तो जहाँ तक मेरी हो सकेगा तो जिन टॉपिक्स में हिंदी में मटेरियल को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ उसमें मैं हिंदी में मटेरियल अवेलेबल कराऊँगा, और बाकी जो नहीं कर सकता वो इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, उसको मैं आपको हिंदी बताता चलूँगा। उसी तरह से आप पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश लिखी होगी, आपको समझना है केवल। तो चलिए पहला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। पहला यहाँ पे जो एरो वाइज है ना उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए राष्ट्रीय वन नीति को अपनाया गया है। तो जो वन है ना फॉरेस्ट, उनके संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई है। तो अब ये देखते हैं, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे हेडिंग, भारत में राष्ट्रीय वन नीति की पृष्ठभूमि, कि जो भारत में राष्ट्रीय वन नीति है वो कितने बार बनी अभी तक, पहली बार कब बनी थी, और जो लेटेस्ट राष्ट्रीय वन नीति है या नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो अभी कौन सी चल रही है।
तो इसमें पहला जो पॉइंट है कि वर्ष 1894 में देश की पहली राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि भारत की जो पहली राष्ट्रीय वन नीति थी वो 1894 में बनाई गई थी। और 1894 में तो अपना देश है ना वो अंग्रेज़ों के अधीन था, तो अंग्रेज़ों ने पहली राष्ट्रीय वन नीति बनाई थी 1894 में। और आगे दिया गया जो ब्रिटिश नियंत्रण को जंगली क्षेत्र में मजबूत करती थी। अब अंग्रेज़ों ने तो अपने हिसाब से बनाया था ना कि वो जो जंगल है ना उसका दोहन कर सकें, उससे जो कीमती चीज़ें हैं ना जो भी उनको अपने हिसाब से वहाँ से निकाल सकें, तो इसके हिसाब से उन्होंने बनाई थी। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति, वो 1952 में अपनाई गई। इस नीति में वनों के संरक्षण तथा उसके बेहतर उपयोग की बात की गई तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार 1894 की नीति में परिवर्तन किया गया। तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति आती है 1952 में। तो 2 ईयर आपको याद रखने हैं, पहला हो गया 1894 में भारत की पहली वन नीति बनाई गई और स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति बनाई गई 1952 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है सरकार की इस वन नीति के कारण, तो जो 1952 में वन नीति बनाई गई थी उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि इस वन नीति के कारण 1952 से 1981 के बीच कृषि फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल जो है वो 1187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1429.4 लाख हेक्टेयर हो गया। इस वन नीति में क्या किया गया था कि जो कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है वो बढ़ा था। ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में कि वनाच्छादित भूमि को वृक्षहीन करके किया गया। अब जब खेती की ज़मीन बढ़ेगी तो जो वनों का प्रतिशत है वो अपने आप घटेगा। तो ये डेटा आपको हल्का से याद रखना है, 1187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर जो कृषि की भूमि थी वो 1429.4 लाख हेक्टेयर हो गई। अब अगला पॉइंट दिया गया है वर्ष 1952 की वन नीति को भारत सरकार द्वारा संकल्प संख्या 3/1/1986 FP दिनांक 7 दिसंबर 1988 के अनुसार संशोधित किया गया। अब ये संशोधन इसलिए किया गया था कि अगली वन नीति है ना वो 1988 में आई थी। तो यहाँ पे दिया गया वर्ष 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य वनों के विनाश को रोकना तथा उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो अभी जो वन नीति चल रही है वो 1988 की है। तो ये 3 साल आपके याद करने वाले हो गए। पहला था 1894, दूसरा 1952 और तीसरा 1988। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 की है उसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। देश के कुल 33% भूभाग को वनाच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जितने स्टार लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं कि जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 की उसका लक्ष्य है कि जो अपने देश का एरिया है ना उसका 33% जो भाग है उसमें वन होने चाहिए, मिनिमम की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या बोल रहा है, इसके अंतर्गत पर्वतीय भागों में 65% एवं मैदानी भागों में 20 से 25% भूभाग वनाच्छादित होने चाहिए। तो जो 33% है वो ओवरऑल की बात कर रहा है। अब इसमें यदि पर्वतीय भागों की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए, वो 65% दिया गया है और मैदानी भागों में 20 से 25%। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। वनों को उनकी वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं सहित राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संचित किया जाएगा। कि जो वन है ना वहाँ के पेड़ पौधे हो गए, उसके अलावा स्पेसिफिक एरिया में कुछ स्पेसिफिक जीव जंतु भी रहते हैं तो उनका भी संरक्षण किया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। व्यापक पैमाने पर वनारोपण अभियान चलाए जाएं तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। तो व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है
बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम तथा मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया जाए। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आवश्यकताएं पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी है ना, वो वनों की बढ़ाना। अगला पॉइंट है वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना। कि जो वन से हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनका इस तरीके से उपयोग करें कि वनों का दोहन ना हो, और लकड़ी जो है ना, मतलब लकड़ी भी होती है और उसके अलावा भी बहुत प्रोडक्ट होते हैं, उनका सही तरीके से प्रयोग को प्रोत्साहित करना। अगला है रोजगार के अवसर पैदा करना तथा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। अगला पॉइंट है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों एवं तटीय इलाकों में रेत के टीलों के विस्तार की जांच करना एवं रोकना। ये राजस्थान के लिए है कि वहाँ का जो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे जो रेत का टीला है, मतलब डेजर्ट वाला एरिया रेगिस्तान का, तो उसमें जो डेजर्ट का एरिया है वो बढ़ने ना पाए, वो जो डेजर्ट एरिया है उस पर कंट्रोल करना। तो ये हो गए आपके इतने पॉइंट, हेडिंग थी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रमुख प्रावधान। अगला इसमें पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है वन नीति के अनुसार वनों का वर्गीकरण। तो जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके आधार पर जो जंगल हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला है वो है सुरक्षित वन, मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखते हैं कौन से फॉरेस्ट हैं ये वे वन हैं जो राष्ट्र की भौतिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं और उन्हें संरक्षित वन भी कहा जाता है। तो सुरक्षित वन कौन से हैं? जो राष्ट्र की भौतिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकता के लिए आवश्यक है, उन्हें संरक्षित वन भी कहते हैं। तो जो सुरक्षित या संरक्षित वन एक ही चीज़ है। इनकी मौजूदगी अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों, नदी घाटियों, तटीय भागों में है। इनको सरकार की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई और इसके लिए और इनके सुधार के लिए वृक्षारोपण भी किया जाता है। तो ये हो गया पहला टाइप सुरक्षित वन। दूसरा है राष्ट्रीय वन, नेशनल फॉरेस्ट। देश की सुरक्षा, यातायात, उद्योग तथा सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन वनों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय वन में क्या आते हैं? मतलब वो वन जो देश की सुरक्षा, यातायात, उद्योग तथा सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। ऐसे वनों में इमारती काष्ठ की खेती, काष्ठ मतलब लकड़ी होता है, एवं अविचारपूर्ण विदोहन पर रोक लगाई गई है। तीसरा प्रकार है वो है ग्राम्य वन, मतलब विलेज फॉरेस्ट। इनका महत्व गाँवों और निकटवर्ती नगरों के लिए सस्ते ईंधन की उपलब्धि कराना है, जिससे गोबर के कंडे आदि का ईंधन के रूप में प्रयोग रोका जा सके एवं खेतों में खाद के रूप में व्यवहार किया जा सके। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि जो गोबर जो होता है जानवरों का, उसको खाद के रूप में खेतों में यूज किया जाए। उससे गोबर से जो है ना वो कंडे जलाए जाते हैं। जो लोग गांव में रहते होंगे उनको पता होगा, उनको सुखा के उपले भी बोलते हैं। तो उपले बना लेंगे तो फिर खेतों में क्या करते हैं कि DAP, यूरिया ये यूज करते हैं। तो ग्राम वन के क्या है कि आप जो गाँव के निकटवर्ती जो वन है वहाँ से आप लकड़ी प्राप्त करिए, उनको जलाइए, और जो गोबर है ना उससे आप खाद के रूप में यूज कीजिए। लेकिन अभी भी बहुत जगह तो अब क्या है कि LPG है ना वो कनेक्शन अवेलेबल है। जो उज्ज्वला योजना है ना, पहले उज्ज्वला योजना आई थी, दूसरी उज्ज्वला 2.2, तो अब गांव में भी ज़्यादातर लोग गैस में ही खाना बनाते हैं। चौथा जो टाइप का वन है वो है वृक्ष वन, ट्री लैंड्स। इन वनों का विकास देश की भौतिक आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। इन्हें रोपित वन भी कहा जाता है। ये टाइप काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो ये वृक्ष वन है, इंग्लिश में ट्री लैंड बोलते हैं, इनसे हम लोग भौतिक आवश्यकताएं पूरी करते हैं और इन्हें रोपित वन भी कहा जाता है। इन्हें पूरे वन्य क्षेत्रों, पर्वतीय एवं बंजर भूमि तथा खाली पड़ी भूमि में लगाया जाता है। सीधी सी बात
है कि जो बंजर भूमि है या पहले जहाँ पे जंगल थे वैसे जगहों पे इनको उगाया जाता है तो फिर उनको यूज किया जाता है। तो ये हो गए आपके 4 प्रकार के वन राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला टाइप था सुरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दूसरा है राष्ट्रीय वन। तीसरा है ग्राम्य वन। और चौथा है वृक्ष वन। आगे देखते हैं हम लोग वन महोत्सव। तो लिखा है इसमें सन 1952 की वन नीति के अनुसार जुलाई 1952 से भारत सरकार ने वन महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। तो सीधा क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि वन महोत्सव कब से मनाया जा रहा है। तो जुलाई 1952 से। प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त माह में वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है। तो वृक्षारोपण सप्ताह हर साल जुलाई अगस्त महीने में मनाया जाता है। पहली बार जुलाई 1952 में शुरू किया गया था ये, जो 1952 की वन नीति थी उसके आधार पे। जो वन महोत्सव आंदोलन है इसका मूल आधार क्या है, इसका ये जो थीम है ना, वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। ये लाइन भी आप याद रखिए, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय वन आयोग के बारे में। नेशनल फॉरेस्ट कमीशन वनों और वन जीवन क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा कर इसमें सुधार के सुझाव देने हेतु राष्ट्रीय वन आयोग का गठन पूर्व मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI न्यायमूर्ति BN कृपाल की अध्यक्षता में 7 फरवरी 2003 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जो राष्ट्रीय वन आयोग है वो 7 फरवरी 2003 को बना था और इसके हेड कौन थे, पूरे CJI न्यायमूर्ति BN कृपाल। आयोग ने 26 मार्च 2006 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी और रिपोर्ट में आयोग ने प्रत्येक राज्य की अलग वन नीति बनाए जाने की सिफारिश की। तो जो राष्ट्रीय वन आयोग बनाया गया था उसने 2003 में बनाया गया, 2006 में इसने रिपोर्ट दी और इसने कहा कि प्रत्येक राज्य की अलग वन नीति होनी चाहिए। और भी कुछ पॉइंट जो इसने मतलब ये जो राष्ट्रीय वन आयोग था उसने और क्या क्या पॉइंट सुझाए वो हैं, देखो अगला पॉइंट है पर्यावरण को साफ सुथरा रखने व वन्य जीवों के पर्यावास के आधार पर वनों व आच्छादित वनों को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। अगला है रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के अनुसार जल की उपलब्धता वनों पर निर्भर है जबकि नदियों के प्रवाह क्षेत्र का भी संबंध वनों से है। प्रवाह क्षेत्र मतलब जो नदियाँ हैं ना वो एक तो होता है कि यहाँ से फ्लो करती हैं उसके बाद वो साइड का एरिया जो होता है उसको प्रवाह क्षेत्र बोलते हैं। इस आधार पर उद्योगों के कारण वनों व जल को होने वाली क्षति की भरपाई के लिए उन पर लगने वाले उपकर को 2% के आधार पर 2% के स्थान पर 4% किए जाने की सिफारिश की है। ये देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो उद्योगों के कारण वन और जल की होने वाली जो क्षतिपूर्ति है ना उसकी भरपाई के लिए जो ये इंडस्ट्रीज हैं इनको इन पे 2 के स्थान पे 4% उपकर मतलब टैक्स लगाए जाने की इसने सिफारिश की। साथ ही उसका आधा भाग संबंधित राज्य के वन विभाग को मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो भी उद्योगों से अभी 2% वसूल किए जाने उपकर से ही राज्यों को उसका आधा भाग दिए जाने की सिफारिश की, मतलब 1%। मतलब यदि 2 से 4% ना भी कर सकें तो 2% जो मिल रहा है उसमें से 1% 2% का आधा 1% राज्य के वन विभाग को दिया जाना चाहिए, जिससे वो लोग जो राज्य वन है ना उसका रख रखाव सही तरीके से कर सकें। अब इस टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट है वन रिपोर्ट 2021। तो वन रिपोर्ट जो है ना वो हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है और इसमें लिखा हुआ है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। तो पिछली बार 2021 में हुई थी, अभी 2023 चल रहा है तो इसके लास्ट में रिपोर्ट ये आ सकती है। तो अभी आपको वन रिपोर्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ही पढ़ना है।
और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। वन और वृक्ष आवरण का मतलब ये होता है, वन का मतलब जंगल हो गया, और वृक्ष वो भी होते हैं जो जंगल के अलावा आपके शहरों में या गाँव में जो होते हैं ना, वो भी तो इसमें आता है ना। वो फॉरेस्ट नहीं है लेकिन वो ट्रीज तो हैं। इसमें लिखा है, इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये मैं बता ही चुका कि हर 2 वर्ष में ये रिपोर्ट बनाई जाती है। द्विवार्षिक मतलब ये नहीं कि 1 साल में 2 बार, ऐसा है कि 2 साल में 1 बार। और बनाता कौन है? भारतीय वन सर्वेक्षण। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पहली वन रिपोर्ट है वो 1987 में प्रकाशित हुई थी, और जो 2021 में प्रकाशित हुई है ये उसका 17वां एडिशन है। और इस रिपोर्ट के बोलते हैं ISFR, मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अगला पॉइंट है, वन रिपोर्ट का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता है। तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, वो उसका उपयोग हम लोग फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के साथ साथ जो वानिकी को इंग्लिश में फॉरेस्ट्री बोलते हैं, और कृषि वानिकी मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री क्षेत्र में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जो वन है उनको, जो वन रिपोर्ट है ना, उसके आधार पे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। अत्यधिक सघन वन, तो अत्यधिक सघन वन वे हैं जिनका घनत्व जो है वो 70% से अधिक है। मध्यम सघन वन जिनका घनत्व 40 से 70% है। खुले वन जिनका कोई घनत्व है वो 10 से 40% है। और जो स्क्रब्स हैं वो आते हैं जिनका घनत्व 10% से कम है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, या वनों की श्रेणी में नहीं आते। तो वन की श्रेणी में 3 आते हैं, अत्यधिक सघन, मध्यम सघन और खुले वन। 3 नंबर आप याद रखिए, 70, 40 और 10। तो 70% से अधिक अत्यधिक सघन, 40 से 70 मध्यम सघन, और 40 से कम मतलब 10 से 40 के बीच में वो खुले वन। ये हो गया वन के टाइप्स। अब वन रिपोर्ट जो 2021 की है वो उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा है, इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगलों में वनावरण का आकलन किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो टाइगर रिजर्व या टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जो राजस्थान में है ना, गिर फॉरेस्ट जो जहाँ के एशियाटिक लायन है ना, उसके लिए फेमस है ये, तो वहाँ का भी आकलन किया गया। वहाँ पे वनों का जो क्षेत्र है उसका। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2011 से 21, इसकी बात हम कर रहे हैं। मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर मतलब 0.32% की वृद्धि हुई, लेकिन बाघ अभ्यारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर मतलब 0.04% की कमी हुई। ये वन क्षेत्र की बात कर रहा है। बाघ गलियारों में 37.15 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई, लेकिन जो बाघ अभ्यारण्य हैं वहाँ पे 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई। अगला पॉइंट है, इन 10 वर्षों में मतलब 2011 से 2021 की बात हो रही है, 20 बाघ अभ्यारण्यों टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, वनावरण में वृद्धि हुई है, साथ ही 32 बाघ अभ्यारण्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी हुई है। तो 2010 से 21 के बीच में 20 जो बाघ के अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व में उनके वनावरण में वृद्धि हुई है, 32 के वनावरण में कमी हुई है। ये टोटल 52 थे उस समय, 2021 में 52 थे। अभी शायद 53 या 54 हो गए हैं, आगे हम लोग देखेंगे यदि टॉपिक होगा तो। यहाँ पे टोटल 20 में वृद्धि हुई है वनावरण में, 20 टाइगर रिजर्व के वनावरण में वृद्धि और 32 के टाइगर वनावरण में कमी हुई है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, अन्नामलई तमिलनाडु में और इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ है। इसके वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, जबकि कंवल जो तेलंगाना, भद्रा कर्नाटक और सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल के वन क्षेत्र में कमी हुई है।
तो सबसे ज़्यादा वृद्धि और सबसे ज़्यादा कमी जिनमें हुई उनकी बात यहाँ पे की गई। तो वृद्धि कहाँ पे हुई है? बुक्सा, अन्नामलई और इंद्रावती। और कमी कहाँ पे हुई है? कंवल, भद्रा और सुंदरवन। ये डेटा आपको याद रखना है। पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पक्के टाइगर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से भी आता है कि कहाँ पे है पक्के टाइगर रिजर्व, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें सबसे अधिक वनावरण है 97%। तो पोल यदि क्वेश्चन बने कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा वनावरण है, तो ये पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। वहाँ पे लगभग 97% क्षेत्र में वनावरण है। अब रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष देखते हैं। पहला क्या दिया गया? पिछले 2 वर्षों में, 2 वर्षों की बात हो रही है तो यहाँ पे हो गया 2019 से 2021, क्योंकि ये रिपोर्ट 2021 की है। 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वृक्ष और वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है। तो 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इतना क्षेत्र बढ़ा है वनों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। बोल देगा कि 2019 से 2021 के बीच में देश के वनावरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा बिल्कुल ऐसे ही आप याद रखिए, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 21.71% है। यहाँ पे वन क्षेत्र की बात हो रही है, जो 2019 के क्षेत्र से, जो 2019 का क्षेत्र है वो था 21.67, अब हो गया 21.71। तो बढ़ गया है ना। ऐसा नहीं सोचना कि इतना परसेंट बढ़ गया है। ये दिखा रहा है कि 2019 में था 21.67%, अब 2021 में हो गया है 21.71%। वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ना, वो वन और वृक्ष दोनों है। मैंने बताया कि वन किनको बोलते हैं? वनावरण और वृक्षावरण क्या है। अब तो ये जो है वो इसमें वनावरण और वृक्षावरण को जोड़ के लिखा गया है, और यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसमें केवल वृक्षावरण की बात की गई है। तो वृक्षावरण बढ़ा है 721 वर्ग किलोमीटर। तो यदि आता है कि वनावरण में कितनी वृद्धि हुई, तो आपको 1540 में घटाना होगा कितना? 721। तो जो नंबर आएगा उतना वनावरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब हम लोग देखते हैं वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य। तो वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्शाने वाले राज्य हैं, सबसे ज़्यादा है तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। तो आप इनका नंबर याद रखिए और परसेंटेज केवल आप तेलंगाना का याद रखिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस क्रम में याद रखिए। मतलब 2019 से 2021 के बीच में सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि हुई है। पहले तो तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर उड़ीसा में। इस तरह से जाइए कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पहले पड़ता है तेलंगाना, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है, फिर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के आगे फिर उधर उड़ीसा। ऐसे याद रखने में आपको आसानी होगी। और तेलंगाना में कितना वनावरण प्रतिशत बढ़ा है? 3.07%। अब देखते हैं वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य। तो इसमें सभी राज्य जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो इसमें भी 3 आप याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। अब हम लोग अगला डेटा देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। ये सब हम लोग वन रिपोर्ट 2021 का जो डेटा है वो पढ़ रहे हैं। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वनावरण है ना, उसमें पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश। एरिया की बात हो रही है, स्क्वायर किलोमीटर की बात किया जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर वनावरण है, तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। 5 राज्य दिए हैं आपको, 3 याद रखने हैं कम से कम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वनावरण, मतलब भौगोलिक क्षेत्र मान लो 100 वर्ग किलोमीटर है, सभी का मिल बराबर मान लें, तो उसमें से परसेंटेज वाइज किस में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ये सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। 3 आपको याद रखने हैं, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय।
यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया, इसकी डिफिनीशन दी गई है। क्या लिखा है? शब्द वन क्षेत्र सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवर किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट एरिया है ना, वो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कानूनी स्थिति को दर्शाता है कि वो किसके अंतर्गत आ रहा है वो एरिया। और जबकि वनावरण है ना, वो टोटल ज़मीन पे जो पेड़ पौधे हैं ना उनकी उपस्थिति को दर्शाता है, वो कितना परसेंटेज है, कितना एरिया में। अगला मैनग्रोव जो क्षेत्र है ना, जो मैनग्रोव क्षेत्र, तो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं ना, जैसे सुंदर वन जो है ना डेल्टा, वो सुंदरी नाम का जो मैनग्रोव है ना उसके नाम पे उसका नाम पड़ा है सुंदरवन। तो मैनग्रोव के क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। और भारत में जो मैनग्रोव का कुल कवर है वो अब 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। मोटा मोटा 5,000 स्क्वायर किलोमीटर याद रखिए। अगला पॉइंट है, देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक, कार्बन रिजर्व है वो अब 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2019 से कितनी बढ़त हुई है? 79.4 मिलियन टन। अगला यहाँ पे आगे नोट लिखा है कार्बन स्टॉक क्या है ना उसके बारे में। तो वन कार्बन स्टॉक का अर्थ है कार्बन की ऐसी मात्रा से है जिसे वातावरण से अलग किया गया है और अब वन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहित किया जाता है, मुख्य रूप से जीवित बायोम और मिट्टी के भीतर, कुछ हद तक लकड़ी और अपशिष्ट में भी। तो जो कार्बन स्टॉक है ना, वो कार्बन की मात्रा है जो वनों के पारिस्थितिकी तंत्र से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जीवित बायोम मतलब जीवित पेड़ पौधे आते हैं और कुछ मिट्टी के अपशिष्ट मतलब मिट्टी के अंदर के भी हो गए और कुछ लकड़ी के अपशिष्ट भी हो गए। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बांस की संख्या वो अब 13,882 मिलियन से बढ़कर 2021 में हो गई है कितनी? 53,336 मिलियन। तो ये बांसों की संख्या की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, ये टन में नहीं है, ये संख्या है। 13,882 मिलियन से बढ़कर 2021 में 53,336 मिलियन हो गई है। तो ये हो गया आपका वीडियो पहले टॉपिक पे, लगभग 30 मिनट का ये हुआ है। ज़्यादातर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बता दिए हैं। यदि ज़रूरी होगी तो इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो हम लोग फिर अगला टॉपिक देखेंगे। अब बात आती है कि पीडीएफ की। तो पीडीएफ यदि आप इंटरेस्टेड होंगे पीडीएफ के लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पीडीएफ आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फ़ी पे करनी होगी। बहुत ही नॉमिनल चार्ज मैं रखूँगा। उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।